हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय। और बेटा आज है हमारी छठी क्लास। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। अध्याय 2 हमारा समाप्त हो चुका था और आज हम करेंगे अध्याय 1। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने अध्याय 2 पहले क्यों कराया, अध्याय 1 पहले क्यों नहीं कराया। अध्याय 2 में बेटा वो प्रश्न थे जो आपने 7वीं में 8वीं में पढ़ रखे थे और वो आगे आने वाले प्रश्नों के लिए थोड़ा बेस बना देते थे आपका। पर अगर मैं अध्याय पहले कराता तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें भाषा का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी समस्या आती समझने के लिए। अब क्योंकि हमने देख लिया कि 10वीं कक्षा का हमारा गणित इतना कठिन नहीं है जितना हमें लग रहा था। जिस बच्चे ने 7वीं 8वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी उसे शायद दूसरी अध्याय जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, वरना सभी को अच्छा लगा होगा। ओके बेटा, आज हमारी प्रश्नावली 1.1 और अध्याय 1। अध्याय 1 को शुरू करने से पहले कुछ शब्द आप समझ लेंगे। मोस्टली बच्चों ने ये बात पहले से सीखी होगी। मैं कोशिश तो बेटा यही करता हूँ जितना हिंदी का शब्दों का उपयोग कर सकूँ उतना करो, क्योंकि हिंदी माध्यम से क्लास है। पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे अध्याय 1 चैप्टर 1। अध्याय 1 में हमें सबसे पहले संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आ जाते हैं हाँ या ना में, संख्याओं की जानकारी होती नहीं, हम प्रश्नावली करते हैं और बात खत्म। पहले थोड़ा बेस समझेंगे बेटा। संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक। आज तक जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सारी वास्तविक है बेटा। ये सारी बातें आप 9th क्लास में 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, इसमें समझना है बस होती क्या है। और एक होती है बेटा काल्पनिक, आभासी बोल सकते हो, काल्पनिक बोल सकते हो। काल्पनिक जो हमारी केवल कल्पनाओं में होती है, यानी ये जब हम सॉल्व करेंगे तब तो आएंगी, पर प्राकृतिक रूप से दिखाए तो ये ऐसी संख्याएं होती ही नहीं हैं। बताऊंगा ऐसा क्यों बेटा। वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या कौन सी होती है बेटा हमारी? सर परिमेय संख्या हमारी 3 रूप से हम पढ़ते हैं जो हम आज तक पढ़ के आए हैं। पहली बेटा प्राकृतिक संख्या, दूसरी बेटा प्राकृतिक संख्या, दूसरी बेटा पूर्ण संख्या। अगर शब्द में कहीं गलती हो तो देख लेना बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना। जो मैथ्स के टीचर होते हैं उनकी शब्दावली थोड़ी बेकार ही होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक। अब यहां समझेंगे, संख्या हमारी दो प्रकार की होती है बेटा, वास्तविक, काल्पनिक। अब वास्तविक कौन सी है, काल्पनिक कौन सी है? जितनी भी आज तक आप संख्याएं पढ़ के आए हो, जो भी नंबर आप आज तक आपने पढ़े होंगे वो सारी वास्तविक थी बेटा। काल्पनिक ले होता क्या है बेटा, जो आपका वर्गमूल है, अगर वर्गमूल में केवल काल्पनिक वही होती है जिनके वर्गमूल में माइनस आ जाए, जिनके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह आता है, वो हमारी कौन सी होती है बेटा? काल्पनिक। जैसे एग्जांपल देखेंगे -√2, वर्गमूल में अगर -2 आ रहा है, अगर केवल वर्गमूल में 2 आता तो वो तो बेटा वास्तविक होती, पर 2 के साथ साथ वर्गमूल के अंदर माइनस भी आ गया। जब अध्याय 4 पढ़ेंगे उसमें बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल इस बात को, उसमें काल्पनिक संख्या ही पढ़नी है हमें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखें, काल्पनिक कौन सी होती है बेटा? जिसमें वर्गमूल में माइनस आए। तो वास्तविक कितनी होंगी? दो प्रकार की, जो परिमेय है और अपरिमेय है। परिमेय कौन सी होती हैं? आपने पढ़ा होगा, परिमेय होती है बेटा हमारी जो हमारी P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जिसका अंश भी हो और हर भी हो, वो हमारी परिमेय होती है। परिमेय को 4 प्रकार से पढ़ते हैं बेटा, परिमेय को 4 प्रकार से पढ़ते हैं। 9वीं कक्षा में इसको हमने डीपली पढ़ाया था। अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, बस इतना ही कि P/Q के रूप में होगी तो परिमेय होगी।
जिस बच्चे को ज़्यादा समय सीखना हो वो 9वीं कक्षा का अध्याय 1 जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख सकता है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बेटा? अपरिमेय जितनी भी संख्या जो p/q में व्यक्त ना हो वो अपरिमेय होती हैं। और बेटा वो कौन सी होगी? जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या ना आती हो, जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना आता हो, अप्रॉक्स में आता हो। जैसे √2 है तो √2 को हम लिखते हैं 1.414 1.414 डैश डैश डैश, मतलब आगे और भी संख्याएं आएंगी पर हमने केवल 414 तक निकाला है, हमने पूर्ण रूपेण इसको सॉल्व नहीं किया है। जरूरी नहीं है प्राकृतिक संख्या ही आए, दशमलव में भी आ सकती है, बस मेन बात यह है कि हमने उसे पूरा नहीं निकाला। आगे वो और सॉल्व होती पर हमने उसको यहीं तक निकाल लिया। कोई दिक्कत है यहां तक? तो अपरिमेय संख्या भी 3 रूप से व्यक्त होती है अलग अलग। अभी बेसिक के लिए बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो वर्गमूल में होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। 10वीं कक्षा के लिए इतना बहुत है। अभी बाकी हम और आगे पढ़ेंगे इसको बेसिक से। परिमेय और अपरिमेय जब हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, प्रश्नावली 1.4 करेंगे तो और अच्छे से और समझेंगे इसको। इनके 3 रूप पढ़ेंगे हम। प्राकृतिक संख्या आप सही पढ़ के आए हो बेटा। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बेटा? सर हमारी होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और अनंत तक जाती हैं। जितनी भी हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं वो सारी क्या होती है बेटा? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है सर हमारी? सर सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो के साथ, जीरो भी एक संख्या मानी जाती है। अब यहां मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये हमने पहली क्लास में कहा भी था आपसे कि एक दिन बताएंगे और आज वो दिन है। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता, पूर्ण संख्या में शून्य आता है, ऐसा क्यों? देखो शून्य होता क्या है पहले तो, क्योंकि शून्य का ही अंतर आ रहा है केवल प्राकृतिक और पूर्ण में। प्राकृतिक और पूर्ण में शून्य का ही अंतर आ रहा है। तो शून्य होता क्या है बेटा? शून्य एक बहुत ही छोटा नंबर होता है। अगर मैं शून्य को लिखने लगूं तो शून्य की परिभाषा है सबसे छोटी संख्या। इससे आसान परिभाषा इसकी नहीं हो सकती। सबसे छोटी संख्या ये इतनी छोटी है जिसे हम निकाल भी नहीं सकते। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, ठीक है ना? बच्चों को देखा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी बात से सहमत नहीं होंगे आपकी। आप कहोगे मेरे पास चॉकलेट है तो उसको बुरा लगेगा, वो कहेगा कि मेरे पास आपसे बड़ी चॉकलेट है। आप जितनी अपनी बड़ी चॉकलेट करते रहोगे वो उस तरह बड़ी करते रहोगे। अगर आप कहोगे मेरे पास इतनी बड़ी चॉकलेट है कि जितना बड़ा कमरा है, तो कहेगा मेरे पास घर जितनी बड़ी चॉकलेट है, या पूरी जितना हमारा शहर है उतनी बड़ी चॉकलेट है, जबकि ऐसे होता भी नहीं है। मतलब वो संभव नहीं होगा। जितना आप अपने मान को बढ़ाते रहोगे इतना ही वो अपनी बात को बढ़ाता रहेगा। शून्य भी ऐसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटी है। तो जब आप कहोगे कि मैंने ये संख्या निकाल ली है कि ये इतना छोटा मान है कि इसको मैं मान रहा हूं कि ये 10 की पावर -17 के लगभग आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, तो शून्य क्या कहेगा कि मैं तो अब भी नहीं आया, मैं तो इससे भी छोटा हूं। यानी इतनी छोटी मान है जिसको हम निकाल नहीं सकते। यानी जब निकाल नहीं सकते तो प्राकृतिक रूप से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसको प्राकृतिक रूप से निकाल पाएंगे। पर ये कोई ना कोई संख्या ऐसी है जहां से शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी ना संख्या की, तो उस शुरुआत को हम जीरो मानते हैं। अब एग्जांपल एक और समझेंगे। अगर मैं कहूंगा अपनी मैं 2 फिंगर्स है मेरे, इसको ज्वाइंट कर दिया, अपनी दोनों उंगलियों को मैंने मिला लिया, अपनी दोनों उंगलियों को मैंने मिला लिया। अब आपसे पूछूं इन दोनों उंगलियों के मध्य दूरी कितनी है, तो मोस्टली बच्चे कहेंगे 0, कोई दूरी है ही नहीं, जबकि इसकी दूरी 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं कह सकते? आपने पढ़ा होगा बेटा बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, कि जो हमारे कोशिकाएं होती है उनके बीच की दूरी 10 की पावर -7 के लगभग होती है, मीटर के लगभग। तो हमने वो निकाल ली ना, और जब हम मिलाएंगे अपनी दोनों उंगलियों को तो वो दूरी इससे थोड़ी ज्यादा ही आएगी। कॉमन सेंस है, इससे कम होती तो ये चिपक जाती है, आपस में चिपकी रही ना, अलग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो दूरी इससे थोड़ी ज्यादा है। तो क्या हम जब हम 10 की पावर -17 को 0 नहीं मान पा रहे, तो हम 10 की पावर -7 को 0 कैसे मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, मान क्या होगा मुझे नहीं पता, पर इतना पक्का है कि वो 0 नहीं होगा, क्योंकि उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, वो कोशिका की दूरी से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो प्राकृतिक रूप से 0 कभी निकल नहीं सकता।
और अगर वो निकल गया तो उसे जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि जीरो छोटा बच्चा है। वो कहता है कि मैं सबसे छोटा रहूंगा हमेशा। अगर तुम ज्ञात कर लोगे, निकाल लोगे, तो मैं उससे भी छोटा हूं। इसीलिए प्राकृतिक रूप से जीरो को ज्ञात करना संभव नहीं है, और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता, केवल पूर्ण संख्याओं में आता है। कहीं ना कहीं शुरुआत हो रखी है, तो इसलिए हम जीरो मानते हैं, और प्राकृतिक रूप से कभी संभव नहीं निकालना उसको, इसीलिए वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। काफी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। अब आप खुद समझ पा रहे हो कि हम कितना डीपली पढ़ने वाले हैं अपने गणित को। पूर्णांक, बेटा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आती है, पर यही संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी आती है। यानी कि माइनस अनंत से शुरू होगा और -2, माइनस के सभी, -1, यही संख्या माइनस में भी 0, 1, 2, 3, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या ही होती हैं, पर वो किसमें बेटा, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस के चिन्ह में और माइनस के चिन्ह में, दोनों में आती हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो मैंने इतना क्यों पढ़ाया, यहां से प्रश्न आता है बेटा, आपसे पूछा जाएगा क्या सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, हाँ या ना, बस हाँ या ना का प्रश्न आता है। और कई बार मैंने देखा है एग्जाम में आया है, क्योंकि ये प्रश्न बेटा आप सारे कर चुके हो। किसमें? ये सारे प्रश्न आप 9वीं कक्षा में कर चुके हो, और प्रश्नावली 1.2 1.3 में ऐसे प्रश्न होंगे, वहां भी हम कराएंगे। याद नहीं करते, इसको समझते हैं। क्या सभी संख्याएं वास्तविक होंगी? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? देखो कोई भी चीज आधी सत्य हो और आधी असत्य, तो उसे असत्य ही मानते हैं। सभी संख्याएं, सभी सारी ये सारी वास्तविक होंगी? नहीं सर, कुछ संख्याएं काल्पनिक भी होती हैं। तो ये आधा सच है ना, कि आधी तो वास्तविक होती हैं, पर आधी क्या होती हैं, काल्पनिक। तो इसका मतलब सभी संख्याएं वास्तविक नहीं होती। अगर मैं ये बोलता सभी संख्याएं या तो वास्तविक या काल्पनिक होती हैं, तो सत्य था। तो यहां पे क्या होगा बेटा, असत्य। ऐसी इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं सभी वास्तविक क्या परिमेय होंगी, तो क्या होगा, असत्य, क्योंकि वो अपरिमेय भी संभव है। अगर मैं बोलूं आपसे क्या सभी वास्तविक सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती हैं, तो आप कहोगे ये भी गलत है, क्योंकि वो परिमेय भी हो सकती हैं। समझ में आया होगा। पर इसी बात को अगर मैं उल्टा पूछूं, सभी परिमेय वास्तविक है, बेटा परिमेय वास्तविक से ही आया है, परिमेय वास्तविक से ही आया है, तो परिमेय वास्तविक सारी होंगी, ये सत्य है। यानी अगर हम पूछेंगे, अगर हम कहेंगे सभी वास्तविक परिमेय है, तो हम बोलेंगे रॉन्ग, गलत है ये। पर अगर हम बोलते हैं सभी परिमेय वास्तविक है, तो ये राइट है, ये सही है। तो कहां पर गलत आना है, कहां पर सही आना है, कहां पर सत्य आना है, कहां पर असत्य आना है, ये बात आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अभी और प्रश्न करेंगे, समझ में आएंगे। तो अगर वो उसका भाग है तो हमेशा सही होगा, पर अगर वो दूसरा भी संभव है तो हमेशा गलत होगा। बस यही बात ध्यान रखनी है अपने। अब अगर मैं पूछ लूं सारी प्राकृतिक परिमेय है, सर प्राकृतिक परिमेय का एक भाग है, तो हाँ। सभी परिमेय प्राकृतिक है, नहीं, क्योंकि परिमेय प्राकृतिक के साथ साथ पूर्ण भी हो सकती हैं और पूर्णांक भी। तो नीचे अगर पूछेंगे तो हमेशा क्या होगा बेटा, गलत, और ऊपर की तरफ पूछेंगे तो हमेशा सही होगा। कितना आसान। तो ये समझने वाली बात थी, और हम इसे याद करते थे कि पहले प्राकृतिक आया तो सत्य, पहले परिमेय आया तो असत्य। ऐसा नहीं होता, समझना इस बात को। अब बताओ क्या सारी प्राकृतिक पूर्णांक होगी? जी हाँ सर, प्राकृतिक पूर्णांक में आती हैं, प्राकृतिक पूर्णांक में आती हैं, तो सभी प्राकृतिक पूर्णांक है। पर अगर पूछे तो पूर्ण संख्या है, अगर पूछे पूर्ण संख्या प्राकृतिक है नहीं है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हुई, बेटा ये शायद तो प्राकृतिक है, पर क्या जीरो प्राकृतिक में आ रहा है? जीरो पूर्ण में आ रहा है, जीरो पूर्ण है पर प्राकृतिक नहीं है। तो पूर्ण है प्राकृतिक नहीं है, तो सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होंगी। ऐसी पूछू प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगी, तो सारी प्राकृतिक पूर्णांक में आ रही है, तो सही है। पर सभी पूर्णांक प्राकृतिक होंगे, बेटा माइनस वाले तो नहीं होते पूर्णांक प्राकृतिक में, तो इसका क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे जितने प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे। एक बात को भी रटना नहीं है, हर बात को समझना है आपको। इसको रफ करते हैं बेटा। तो आज से पहले जो बच्चे इन बातों को रटते आए थे, याद करते आए थे, याद नहीं करना है। अब हम अपनी प्रश्नावली शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 करने से पहले
एक नियम लिख लो बेटा, ये आपने पहले भी पढ़ा है, दोबारा फिर समझा रहा हूं। यूक्लिड विभाजन परिमेय, परमेय, यूक्लिड विभाजन परमेय। यूक्लिड विभाजन का सूत्र हमारे पास क्या है वो देखेंगे। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है बेटा, गणितज्ञ का नाम है सिर्फ। आपने सभी ने सिंपल भाग करना आता होगा, सभी को साधारण भाग करना आता होगा। जिसको हम भाग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सर भाज्य बोलते हैं। जिससे हम भाग करते हैं बेटा उसे हम क्या बोलते हैं सर? भाजक बोलते हैं। भाग करने के बाद जो नीचे माइनस करने पे आता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सर शेषफल बोलते हैं। और भाजक से भाग करने के बाद जो उत्तर हम निकालते हैं, दोनों उत्तर होते हैं बेटा, शेषफल भी उत्तर है और भागफल भी उत्तर है, पर अधिकतर आपसे भागफल पूछा जाता है, शेषफल बहुत कम पूछते हैं। भागफल जो गुणा में उत्तर आता है वो कौन सा है? भागफल। और इन सब में क्या संबंध है उसे को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है बेटा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमारी यूक्लिड प्रमेय है बेटा, इसको ध्यान रखना है। सभी प्रश्न हमें इसी की मदद से हल करने होंगे। अब इसको नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे। और ये हम आज से पहले पढ़ते भी आए थे, कॉमन सेंस में भी हमारे पास ये क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। बेटा HCF ही लिखा है देखो, इसीलिए मैं हमेशा मैसे को HCF यानी कॉमन बोलता था आपके पास जब हम चैप्टर 2 कर रहे थे। ठीक है बेटा, अध्याय 2 कर रहे थे। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है मैसे, आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। HCF महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में लिखते हैं बेटा मैं से। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको रफ करते हैं, सिर्फ जानने की जरूरी है। आप HCF ही बोलेंगे हमेशा, HCF, क्योंकि एग्जाम में भी HCF ही लिखा आएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि लिख दिया कि महत्तम समावर्तक क्या होता है और आप पढ़ के गए हो HCF, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। अब इसको करना है यूक्लिड से बेटा। एक तो HCF आपने LCM विधि से सीखा होगा, दोनों को टुकड़े करना अलग अलग। पहला है हमारा बेटा पहला भाग। देखो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से करा देंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे हम पहले प्रश्न को। 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। सुनो पहले ध्यान से, देखो यहां लिख दिया है कि इसको यूक्लिड प्रमेय द्वारा ही करना है। अगर यूक्लिड प्रमेय द्वारा ना लिखा होता तो इसको आप करते कैसे? 135 का अलग एलसीएम और 225 का अलग एलसीएम, जैसा हम बचपन में आज से पहले करते आए थे। और जो दोनों में आ रही है संख्या वो लिख देंगे यहाँ गुणा में। कितना आसान, ये हम पहले से करते आए थे। पर हमें इस बार ऐसा नहीं करना। हमें कैसे करना है सर? हमें विभाजन विधि से करना है। विभाजन विधि को लिए जो बड़ी संख्या है उसे भाज्य बोलते हैं, जो छोटी संख्या उसे भाजक। पहले शांत होकर पढ़ते रहेंगे, जब मेरा पूरा प्रश्न हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। इससे आसान तरीका इसका नहीं है बेटा। 225 को 135 से भाग देना है और ये आप करते आए हो। मैं जानता हूं इसको भाज्य बराबर भाजक गुणा इस फॉर्म में लिखना है, एक समीकरण के रूप में लिखना है, पर इससे समीकरण बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसकी समीकरण बनाओगे तो ये प्रश्न बहुत कठिन है। पहले इस तरीके से निकाल लो इसको, सबसे आसान तरीका। तो जितना समझा रहा हूं उतना समझेंगे, पहले ही मन में क्यूरियोसिटी नहीं रखेंगे। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है वो कहेंगे सर इसको तो समीकरण से करवाया हमारे सर ने, आप तो ऐसे करवा रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा। बेटा ऐसे ये प्रश्न आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद जितना भी कराएंगे बहुत आसान विधि से कराएंगे। आपके लिए हिंदी बोलने में महाभारत लग रही है मेरे लिए। ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी कभी नहीं बोली मैंने।
अपने पूरे जीवन प्रयत्न जीवन भर में। यहां देखेंगे 135 से भाग देंगे बेटा, एक बार 5 से 5 गया 0, 12 में से एक हासिल लेंगे, 12 में से 13 गए, 12 में से 3 गए बेटा 9, बस यहाँ 0 होगा, ये 90 रहेगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ये सभी ने कर रखा होगा। तो कितना आसान, जब इतना कर रखा है सभी ने, समझेंगे, जब इतना आपने कर रखा है सभी ने, बस एक ही नियम अलग आया, जो भाज्य है, जो भाजक है, जिससे हमने भाग किया था वही आगे भाज्य बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। बताओ कौन सी बड़ी बात है? जो भाजक है वही आगे जाके भाज्य बनेगा। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया, ये समझ लो प्रश्न हो गया। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है कि भाज्य को ही हमेशा आगे भाजक बनाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब भाग दो बेटा, 1 से 90 माइनस करेंगे 45, दोबारा वही शेषफल आ गया। कौन, अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया सर, जिससे पहले भाग देता, पहले किससे भाग देता? 90 से, तो 90 को ही आगे भाजक बना देंगे। कितना आसान, 45 दूनी 90, अरे वाह, शेषफल आ गया 0। जिसको भाग करना भी नहीं आता, सिंपल है, बेसिक क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो समझ में आया बेटा। अब शेषफल 0 आ गया, और जिस भाज्य पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा HCF होगा। कितना आसान, बताओ, इससे आसान प्रश्न हो सकता है? HCF बराबर 45। यहां तक समझ में आया या नहीं आया सभी बच्चों को? जिन बच्चों को नहीं आया, पहले एक बार और दोबारा वीडियो को पीछे करो और दोबारा प्ले करो, बैकवर्ड करके दोबारा प्ले करेंगे और समझेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। हर बार ये करना है, जिससे भाग करते हैं वही भाजक, जिससे भाग करते हैं नहीं भाजक, भाजक को भाज्य, भाजक को भाज्य। चाहे लिख लो रफ में कि भाजक को हमेशा अगला भाज्य बनाना है, अगला भाज्य बनाना है। और जो बच्चा भाजक को भाज्य में बदलना सीख गया, भाग करना सभी को आता है, जो बच्चा भाज्य को भाजक में बदलना सीख गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर अब इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? सुनो, क्या लिखवाया था कि भाज्य बराबर, पहले अपना सूत्र लिख लो यूक्लिड का अलग से, यहां पे यहीं लिख देते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है बेटा? सर भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। यहां तक पढ़ाया था मैंने अभी, और बस इसमें मान रखते रहो। पहले पहला भाग, ये पहला भाग है बेटा, पहले भाग में भाज्य बराबर क्या है? 225। देखो कितना आसान, लो मैं यहां पे सर्कल भी लगा दूं। क्या ये हमारा पहला भाग है? भाग करने के बाद शेषफल आया था, कितना आसान। देखो भाज्य 225, भाजक 135, भागफल 1 और जमा शेषफल 90। कितना आसान हो गया। क्या हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया? अब दूसरा भाग देखेंगे बेटा, दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग कहां से स्टार्ट हुआ सर? ये रहा भाग, इसका भाज्य ये रहा, भाजक ये रहा और शेषफल ये रहा, यहां तक। तो 135 भाज्य होगा, भाजक कितना होगा बेटा? बराबर 90 और गुणा शेषफल कितना होगा बेटा? 1 जमा भागफल कितना होगा? 1 और जमा शेषफल कितना होगा? 45। क्या प्रश्न आसान नहीं हो गया? अब तीसरा देखेंगे बेटा, तीसरा देखेंगे बेटा, ये हमारा भाग है तीसरा, इससे पहला भाज्य होगा भागफल और शेषफल। तो यानी 90 के बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 45 गुणा 2 और जमा 0। बहुत ही शांत होके समझो इस बात को। और जिस पर 0 आया, 0 किस पर आया बेटा? 45 पर। किस पर 0 आया? 45। वही हमारा HCF हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF बराबर आ जाएगा 45 और ये हमारा हो गया उत्तर। कितना आसान हो गया इसको हल करना, कितना आसान। इसको ये बेटा सर्कल लगाता हूं मैं, जो व्रत बनाता हूं, व्रत बताता हूं समझाने के लिए, ताकि आपका पूरा फोकस हो सके उस पॉइंट पर जहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का, अगर आप थोड़ा भी पेशेंस से, थोड़ा भी सब्र करके एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं एग्जाम टाइम तक भी। समझेंगे इस बात को? अब ये देखो, इसी प्रकार से डायरेक्ट मैं आपको ये समझाता बेटा
तो कुछ बच्चों के समझ में आता, 10 में से केवल 2 बच्चे होते जो समझ पाते, 8 के ना सर के ऊपर जाता अगर मैं डायरेक्ट ही बोलता, अगर ये ना करता मैं। तो अब इतना बनाने के बाद अगर मैं समझाऊंगा इस बात को तो यकीन माना 10 में से 9 के मैं गारंटी देता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब वो एक कौन सा है जिसको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करो फिर क्लियर हो जाएगा। और जो इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने भाग करना भी कभी नहीं सीखा। पड़ोसी की कॉपी में चीटिंग करके वो आ गया पास होके। अगला करेंगे बेटा सेकंड पार्ट। बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम सारा करा देंगे। सूत्र तो हमारा यही है। सूत्र बार बार क्यों लिखे हम? सूत्र बार बार क्यों लिखे भाई हम? 196 और ये दूसरा भाग है बेटा, और 38,220, इन दोनों का सेम वैसे ही बेटा, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था बेटा, ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। पहले भाग कर लेते हैं। बड़ी संख्या को हम भाज्य मानते हैं, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको हम क्या मानते हैं बेटा? भाज्य, वो भाजक। एक तो भाज्य भाजक में बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना सभी को। ये हमारा क्या होगा बेटा? भाज्य, और ये हमारा क्या होगा? भाजक। जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, और जिसको भाग दे रहे हैं वो भाज्य। अब ध्यान देंगे किसे चलेगा बेटा? एकम 196 भाग देंगे बेटा, माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6, 1 17, 17 में से 9 गए 8, और यहां से बनेगा 186। 2 हम ऊपर से उतार लेंगे, 186 लगभग 9 से जाएगा बेटा। 196 की 9 में गुणा करो। देखो मुझे उत्तर नहीं पता है अभी पहले से ही, मैं आंसर रट के नहीं आया, ठीक है ना? जैसे मैं हल कर रहा हूं आप भी ऐसे हल करेंगे। 9 6 54, 4 5 कैरी लेंगे बेटा, 9 निम 81 और 5 86, 6 8 आएगा बेटा। 9 एकम 9 और 8 17, 1764 माइनस करेंगे बेटा, कितना आएगा बेटा? 98। माइनस करना आता होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। 0, अरे साफ दिख रहा है, पंजे 980 होता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, पहली बारी में ही 0 आ गया। तो हमें भाजक को भाज्य में बदलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा HCF हमारा आ गया। सीधा क्या आ गया बेटा? हमारा HCF। यही हमारा HCF होगा। HCF कितना होगा? 196। बताया था जिस भाज्य पर शून्य आ जाए वही भाज्य HCF होता है। तो कैसे लिखेंगे सेम? भाज्य लिखो बेटा पहले 38220, और बिना ये करे आप डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकते। भाज्य बराबर कितना होगा बेटा? भाजक यानी 196 गुणा भागफल 195 और जमा 0 किस पर आया? 196 पर आया। तो अतः यहां पे अंडरलाइन कर भी लेना ताकि दिखे। HCF बराबर कितना होगा बेटा? 196 उत्तर। 196 उत्तर। नोट करेंगे बेटा सभी, नोट करेंगे बेटा सभी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ में सभी को आ गया होगा। अगला प्रश्न, सारे भाग कराऊंगा, अब तो सारे भाग खुद कर लेंगे, पर बेटा मुझे सारे भाग कराने ही है। मैंने आपसे वादा जो किया है कि सारे ही भाग कराने हैं, पर अगला भाग भी आप खुद ही कर लोगे। तीसरा भाग 867 और 255। बेटा प्लीज अच्छे से पढ़ो, यकीन मानो आप सब बच्चों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं ही जानता हूं कि मैं किस प्रकार से वीडियो बना रहा हूं, कितना मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूं अपना। तो प्लीज पढ़ लो, और मुझे पता है बेटा मैं कितना भी अच्छा कर लूं, दुनिया तो भगवान राम से ही खुश नहीं हो पाई, तो हमारा तो व्यक्तित्व ही क्या है उनके सामने। हम तो नगण्य हैं बेटा, बिल्कुल 0 के बराबर है हम तो। जब भगवान राम से ही दुनिया पूरी खुश नहीं हो पाई, तो दुनिया कभी किसी खुश नहीं होती। मैं सब कुछ भूल चुका हूं इस बात के कि किसी बच्चों को कैसा लग रहा होगा।
मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं बेटा, ऐसे 2-3 पक्का होंगे आप सब में ही, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, जिनको अब भी बकवास लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं कुछ भी। पर याद रखना, एक बार जितना मैंने पढ़ाया पूरा कर लो एक बारी, और फिर तुम जहां पढ़ते होंगे वहां से कंपैरिजन कर लेना, तुलना कर लेना, और उसके बाद डिसाइड करना। किसी एक क्लास को आधा पढ़ के या फिर एक क्लास देख के एकदम मत ये सोचना कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं। एक बार किसी भी अध्याय को पूरा, किसी भी एक अध्याय को, मैं पूरी बुक नहीं कहता, किसी भी एक अध्याय को पूरा पढ़ लो और उसके बाद कंपैरिजन कर लो। अभी केवल हम एनसीईआरटी ही करा पा रहे हैं क्योंकि आपकी सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी ही अवेलेबल है। एक बार एनसीईआरटी का पूरा कोर्स हो जाए, उसके बाद प्रीवियस पेपर, और वहां जब स्पीड करेंगे, स्पीड बनाएंगे, तब वो बच्चे भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि सर ने थोड़ा स्पीड से और अलग मेथड से करा दिया। अभी पहले इतना करा रहे हैं हम ताकि आपको, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ चुके हैं और क्लियर नहीं हुआ, उन्हें क्लियर हो जाए, और जिन बच्चों ने किसी वजह से नहीं पढ़ पाए वो बेचारे यहां अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। समझेंगे बेटा? तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो और टीचर में कमियां निकालने से पहले सीख लो कुछ, उसके बाद चाहे कुछ भी कहते रहो। यहां देखो बेटा, मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है, और मैं तो कुछ भी नहीं बेटा, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो आपके, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैंने खुद देखा है, हम भी पढ़ के आए उनसे, और उनको भी बच्चे कहने वाले कह जाते हैं, कहने में 2 मिनट लगता है क्या पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा पहले देखो तो पूरा कि क्या पढ़ाया गया है, उसके बाद तो यहाँ देखो 867। तो जो नेगेटिव कमेंट करने वाले बच्चे उन पर ध्यान भी नहीं दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहो, आपके लिए कोर्स पूरा होता रहेगा। 255 से भाग देंगे बेटा, 255 से भाग दो, तिया जाएगा बेटा, 255 तिया, 55 तिया 165 और 60 यानी 765। कितना आ जाएगा बेटा? 765। प्रश्न ये है ना, 255, अच्छा 225 पहले था, मैं कह रहा कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, 225 पहले था, 765 माइनस करेंगे 7 में 2, 6 में से 6 0, और ये 1, जिससे भाग दे रहे हैं बेटा वो आगे क्या बन जाएगा सर? भाज्य 255, साफ दिख रहा है 255। 102 किससे जाएगा बेटा सर? 102 जाएगा दूनी, 204, 2 4 भाग दो बेटा सर, आएगा 51, माइनस करो 51। अब भी 0 नहीं आया तो दोबारा फिर जिससे भाग दे रहे हैं वही आगे क्या बन जाएगा बेटा सर? भाज्य। ये प्रश्न बार बार कर चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था, पहली बारी में बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, और उसके बाद कोई कोर्स भी करना हमें समय से, तो अगला क्वेश्चन जो सेम है, बस संख्याएं चेंज हैं, तो वहां थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। भाग दोगे बेटा दूनी 102, पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 किस पे आया? 51 पे, और वही हमारा HCF होगा, वही हमारा क्या होगा? HCF। लिख लो बस, पहले सूत्र लिखो बेटा सर, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, सॉरी हाँ ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। जमा शेषफल। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो शायद, बहुत सारे होंगे जो चिढ़ने वाले भी होते हैं दूसरे बच्चे से, तो दूसरा कितना भी अच्छा करते हैं उसे वो बुरा लगेगा। तो जिस बच्चे ने एक मेंटालिटी बनाई ली है कि भाई ये बेकार ही है, तो वो कितना भी अच्छा दिखा लो उसे, वो बेकार ही रहेगा। तो मैं तो अब कमेंट पे सोचना छोड़ दिया। यहाँ देखो बेटा, भाज्य बराबर क्या होगा? 867 बराबर भाजक, भाजक कितना बेटा जिससे भाग कर रहे हैं? 255। अब तो सर्कल ना लगाऊं, साफ दिख रहा है बेटा इतना, ये पार्ट 3, 255, 102 और 867। तो भागफल कितना है सर? 3 है। और शेषफल कितना है? शेषफल 102 है। जिसको नहीं समझ में आया लाओ सर्कल बना देते हैं उसके लिए, एक सर्कल ही होगा, ठीक है ना, एक हमारे पास वृत्त ही होगा। तो 866 भाज्य, भाजक कितना है? 255, भागफल कितना है? 3, और जो घटाने के बाद आया वो कितना होगा? शेषफल। अगला देखो बेटा, अगले में भी सर्कल ऐसे लगेगा, हाँ है ना। अब देखो भाज्य कितना है सर? 255, भाजक कितना है? 102, और गुणा किससे करिए हमने? 2 से, और आया जमा कितना है? 51। अब अगला देखो बेटा,
भाज्य बराबर क्या होगा सर 102, भागफल भाजक क्या है 51, किसकी गुणा करी बेटा हमने 2 की, और आया कितना शेषफल 2 0, और जिस पर 0 आया वही 51, 51 क्या होगा हमारा बेटा HCF। कितना आसान, कितना ज़्यादा आसान। नोट करेंगे बेटा इसको, नोट करेंगे बेटा इसको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हर बात को समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। देखो याद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैथ्स याद नहीं होती। सूत्र आप याद कर सकते हो पर मैथ्स कभी याद नहीं होती, जितना आप समझोगे उतना बढ़िया। और अगर आप देखो ना तो सूत्र को भी अगर आप समझो तो सूत्र भी समझ में आते हैं बहुत सारे। जब हम आपको सारे सूत्र एक कक्षा में करेंगे, 1-2 क्लास लगाएंगे अलग से पूरे एनसीईआरटी के सूत्र की केवल, और वहां हर सूत्र को समझाएंगे सूत्र आए कैसे। यहां देखिए बेटा प्रश्न संख्या 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपके स्कूल में एक्सरसाइज आ रही होगी तो 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने योग्य है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक मतलब प्लस वाली, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम सम विषम क्या होता है। अब यहाँ सम और विषम का शब्द आया, पहले वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा पर फिर भी एक बार देख लो सम मतलब क्या होता है और विषम मतलब क्या होता है। विषम संख्याएं सम संख्याएं, सम संख्याएं वो होती हैं तो कितना आसान, कितने शब्द आ रहे हैं 1 और 2, कितने आ रहे 2 यानी 2 वाली लाइन, कितना आसान। कितने शब्द आ रहे 2 यानी 2 वाली लाइन, जिनके इकाई अंक पर मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं 5 6 7 8। अब ये इकाई अंक है, सबसे अंतिम अंक जहां से, वैसे अगर अंक देखें तो शुरुआत यहां से लेफ्ट में करते हैं 1 2 3 ऐसे कहते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो इकाई अंक पहला ही है। तो जिसके पहले अंक पे यहां पर बच्चे अगर लिखने में देखें तो अंतिम आएगा, पर अगर मैथ्स को समझने में देखेंगे तो पहला आएगा बेटा ये, ठीक है ना। तो जिसके इकाई अंक पर 0 2 4, 2 का पढ़ा देखो 0 2 4 6 और 8 आए वो सम होता है। और विषम क्या होते हैं बेटा, तो 0 2 4 8 कहां से इकाई अंक पर आते हैं, सॉरी इकाई अंक होता है, इकाई या तो लिखो इकाई स्थान पर आते हैं, होता है इकाई होता है, होते हैं। तो 0 आएगा 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा। इसी बात को हम सम को ऐसे भी कहते हैं जो 2 से विभाजित होते हैं। देखो 2 से विभाजित होना, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैं हमेशा सीधी भाषा में बताता हूँ। जिसके इकाई अंक पर 2 का पढ़ा है और जिसके इकाई अंक पर 2 का पढ़ा ना है वो विषम। और वैसे ध्यान रखो 1 2 3 शब्द आ रहे हैं तो 3 वाली लाइन कौन सी होगी, ये 3 से पहले 1 आएगा फिर 5, 2 का गैप होगा ना, में 2 का 7 और 9, ऐसे भी इसको याद रखते हो। जिसके इकाई अंक पे बेटा 1 3 5 7 9 आए, यानी कि वो 2 से पूर्णतः भाग ना आती हो। सिंपल, जो 2 से भाग हो रही है वो हमारी सम होगी और जो 2 से भाग नहीं हो रही वो हमारी विषम होगी। सर कैसे है हम जांचेंगे, कोई भी संख्या लिखो सिंपल 16। अब 16 के इकाई अंक पर क्या आ रहा है 6, तो 6 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, और 2 के पहाड़े में आएगा तो ये क्या होगी बेटा सर ये सम होगी। और इसको अगर समझ के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बेटा, ये 2 के रूप में व्यक्त होगी, यानी 16 को लिख सकता हूं 2 गुणा 8, ये 2, बस यही बात समझनी है। जिसकी गुणा में 2 आ जाए वो सम और जिसकी गुणा में 2 ना आए वो विषम, ये बात ही इंपॉर्टेंट है। देखो छोटी क्लास में पढ़ते आए थे हम, इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 आए तो सम है, और 0 2 4 6 8 ना आए यानी 1 3 5 7 9 आए तो विषम है। पर यहां पे हम कैसे पढ़ेंगे इस बात को, इस क्लास में 10वीं कक्षा में ऐसे पढ़ेंगे, अगर उनकी गुणा में 2 आ सकता है हम उसको 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 के गुणनखंड, गुणा में आना गुणनखंड, 2 के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं तो सम होगा, और 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते तो विषम होगा। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को, मुझे पूरी बात समझ में आई होगी। यानी सम संख्याएं कौन सी हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं, यानी वो 2 के गुणनखंड के रूप में टूट सकती हैं। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि सर एक बात को कितनी बार बोलोगे, बेटा वो इसलिए है कि बहुत सारे बच्चों को पहली बारी में नहीं समझ में आता।
मैं चाहता हूं दिमाग में ये बातें इतनी बैठ जाएं कि प्रश्न आसान लगे, कॉमन सेंस लगे। अब तो कितना आसान प्रश्न है, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान प्रश्न है। कैसे करेंगे? दिखाइए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कौन सी, वो समझेंगे बेटा हमेशा। और अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो एक बात है ना, अपना सूत्र पढ़ो, भागफल भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक पहला होगा, भागफल दूसरा होगा और जमा शेषफल। यानी भाजक क्या होगा? 6, यही ध्यान रखना है। और भागफल क्या हो? क्यों? जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया उसको प्रश्न समझ में आ गया। तो हमारा सूत्र क्या था? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। मैंने आपको विधि से भी दिखा दिया और सीधे सूत्र से बता दिया। तो सूत्र से भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, बार बार दोहराओ, भाजक गुणा भागफल, यानी भाजक कितना है? 6। पर हमें पूर्णांक का पता नहीं, तो पूर्णांक को क्या मान लेंगे बेटा? कोई भी संख्या है, ए मान लेंगे। ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ मान लो। अब मानते बेटा दूसरा प्रश्न। रटना नहीं है कि किसको क्या मानना है, समझना भी है। और जिस बच्चे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो उसको पता होगा क्यों मतलब होता है क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल। तो भागफल, तो क्यों तो हमें भागफल होगा ये पहले से ही पता है। पर सब बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, पर सूत्र सबको पता है, तो इसलिए बताया भाजक गुणा भागफल, ये सूत्र है हमारा, भागफल और जमा शेषफल। बस इसी से समझना है। अब देखो शेषफल हर बार अलग अलग आता है, एक बार 1 आया, एक बार 3 आया, एक बार 5 आया। 6q प्लस 3, और जो बदलता है उसे चर बोलते हैं, समझाया था पहली क्लास में। जो बदलता चर है, तो यानी शेषफल भी चर होगा। और जो हमारा भाजक भाज्य बार बार चेंज है वो चर होगा। तो माना किसी पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे बेटा? ए। और धनात्मक लिखो यहाँ, क्योंकि धनात्मक दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक ए को किससे भाग दिया बेटा? ए को भाग किससे दिया? 6 से। 6 से भाग देने पर भागफल कितना है हमारा? क्यों? भागफल क्यू और शेषफल कितना आया? आप समझेंगे शेषफल। सर शेषफल तो हर बार बदल रहा है, 1, 3, 5, तो हमें नहीं पता क्या आएगा। और इसका मतलब जो बदलता है क्या है? चर। तो यहां पर चर मानना है हमें, और चर क्या है? उस चर को मान रहे हैं आर। शेषफल आर है या आर होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बेटा मैंने हर बात का रीजन दिया है कि मैंने 6 से ही क्यों भाग दिया है, यानी 6 को ही क्यों भाजक माना, ए को ही क्यों भाज्य माना। तो 6 को भाजक क्यों मानेंगे और 1 को भाज्य क्यों मानेंगे, इस बात का मैंने रीजन 2 तरीकों से दिया है आपको। जिसको जिस तरीके से समझ में आया हो उतना ही बढ़िया है। मोस्टली बच्चों को आया हुआ समझ में सर सूत्र से, पर सूत्र से कोई संबंध नहीं है। अगर क्यों को पहले देता तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, भाजक पता होना जरूरी है। जो आपका ये डंडा ठीक कर दूं, जो आपका भाजक है वो पता होना जरूरी है। और सब निकाल लेंगे, पर जब तक पता ही नहीं हो भाग किस दे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। समझते हैं बेटा यहाँ पे, तो इसे रखना नहीं है। अब कहेंगे सर आपने धनात्मक पूर्णांक माना है, विषम तो नहीं माना। आपने धनात्मक पूर्णांक माना है विषम। बेटा सम और विषम उसके गुण हैं, और गुण कभी भी मानते नहीं है, गुण सिद्ध किए जाते हैं। अगर मैं विषम को भी मान लूंगा तो मैं सिद्ध क्या कर रहा हूं? तो मैंने ये माना धनात्मक पूर्णांक है और इसे हम विषम सिद्ध कर देंगे, अब देखेंगे बेटा सूत्र क्या है हमारे पास, भाज्य बराबर। तो भाज्य क्या है हमारा? ए, जिसको भाग दे रहे हैं, बराबर भाजक कितना है? 6, और गुणा भागफल कितना है? Q, और जमा शेषफल R। होगा या नहीं होगा? यानी कि ये है तब, है ना। तो A बराबर कितना आ गया? 6Q जमा R। और आप मुझे बताइए R क्या होगा? R है हमारा शेषफल, जहां R बराबर, अब सिंपल देखो, अगर किसी को भी आप 6 से भाग दोगे,
अगर 6 से भाग दोगे 6 को तो 0 आएगा, 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा बेटा बताइए, 1 आएगा। यानी 0 शुरुआत होगी, 0 1, अगर पूरा भाग हो रहा 0, 1 कदम आ गया तो 1 आएगा, 2 3 4 5। क्या 6 आ सकता है? सर 6 कभी नहीं आता। आप सभी ने भाग देना सीखा होगा, हमेशा तब तक भाग करेंगे जब तक छोटी संख्या ना आ जाए। अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये 13 है या 12 है, 12 को एकम लिख के ऐसे समझेंगे बात को। अगर मैं 12 को भाग दे रहा हूँ 6 से, कॉमन सेंस है ये, तो क्या मैं एकम भाग दूंगा कि 6 आ जाए? गलत है, मैं भाग दूं नहीं, तो 6 नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा। यानी इसके बाद यही दोबारा रिपीट होंगी। हमेशा जो आर होता है, जो शेषफल होता है, वो भाजक से छोटा होता है। हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होता है। यानी 6 हैं तो 6 से सारी छोटी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 आ सकती हैं। एक बारी और समझेंगे दोबारा इस प्रश्न को। क्या करा हमने किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a मान लिया और 6 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r ये मान चुके हैं। भाजक ही जो संख्या गिवन होगी वो हमेशा भाजक होगी, बाकी सबको a q r मान लेंगे। अब देखो इन सब में से सारी बात आ सकती है, तो हमारे पास कितने सारे केस बन जाएंगे? 6। एक बार 0 से, एक बार 2 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 6 से। करते हैं बेटा। यदि r का मान 0 होगा, 0 रखना इस पर, a बराबर 6q जमा 0, r कितने का 0 रख देंगे बेटा। मान रखना मान सिखाया, अब समझ में आया होगा दूसरा चैप्टर पहले क्यों कराया है, ताकि मान रखना भी आपको आए। 6q जमा 0, सर 6q ही होगा, इसमें इंक नहीं है क्या? 6q जमा 0 6q ही होगा a, ठीक है बेटा। अब देखो, क्योंकि हमें सम विषम देखना है, सम विषम कैसे देखते हैं? 2 के रूप में। क्या इसे मैं 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ? देखना 6 को, सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 गुणा 3, यानी लिख सकते हैं 2 गुणा 3q, हाँ या ना। और क्योंकि ये 2 के रूप में टूट रहा है, अब समझ में आएगा चैप्टर 2 पहले क्यों कराया? गुणनखंड, ये गुणनखंड हो रहे हैं ना, तो पहले वो कराएंगे जो आसान होगा और जो आगे आने वाले के लिए बेस बना देगा। अब गुणनखंड करने सीख लिया आपने, क्या गुणनखंड हुए नहीं हुए? 2, तो क्या 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से? जी हाँ सर, 2 कॉमन आप आ रहा है और 2 के रूप में व्यक्त हो रहा है, अतः ये से हम कहेंगे सम। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? सम। समझेंगे। अब यदि r बराबर क्या मान लेंगे बेटा? 1, 0 के बाद कितना आएगा? 1। r बराबर 1 मानो तो a बराबर क्या होगा? 6q r जमा 1 जमा 1। इन दो, इसमें तो 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसमें से 2 कॉमन आ ही नहीं सकता। क्या दोनों में से 2 कॉमन आएगा? सर 2 के पहाड़े में 6 तो आता है, 2 3 6, 1 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये क्या हुई? विषम। अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन ही नहीं आ रहा है 2, तो ये सम हो ही नहीं सकती। कितना आसान, नोट करेंगे बेटा यहां तक। अब यदि r बराबर 2, r बराबर 2 रखो, r बराबर 2 रखो तो 6q प्लस 2 हो जाएगी, तो a का मान हो जाएगा 6q जमा 2। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे और कॉमन लेते भाग देते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड क्या हर बार जितना पढ़ाया था वो आ रहा है? नहीं आ रहा है। गुणनखंड, 2 को भाग दो तो 3q जमा, और 2 से 2 को भाग दो 1। हमने गुणनखंड सीखे हैं, तो 2 को भाग देंगे 6, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। ऐसा हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। 2 से भाग दो 3q, 2 से भाग दो 1। क्या 2 दोनों के गुणा में आ रहा है? आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सम। पहले यहां तक नोट करो बेटा, दिख रहा है यहां तक सम। तो विषम केवल आया 6q जमा 1 में, और हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था 6q जमा 1 में विषम आएगा। अब आगे देखते हैं, ऊपर से थोड़ा रफ करते हैं, ऊपर से थोड़ा रफ करेंगे बेटा, बस यहां तक ही रफ करेंगे। अब यदि क्या मान लेंगे बेटा? 2 के बाद क्या आएगा? 3। यदि r बराबर 3, थोड़ा स्पीड से करेंगे, a बराबर क्या होगा? 6q, r की जगह 3 रख देंगे। क्या दोनों में 2 कॉमन आ रहा है? नहीं, 3 आ रहा है कॉमन, 2 तो नहीं आ रहा। हमें केवल 2 देखना है, हमें इसके गुणनखंड नहीं करने हैं, केवल 2 दिख रहे कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों में 2 कॉमन नहीं आता, और 2 कॉमन नहीं है तो ये विषम है, ये 2 के रूप में व्यक्त नहीं होगा।
अब यदि r बराबर क्या मान लेंगे बेटा 4, तो a के बराबर क्या होगा 6q जमा 3 की जगह 4 आ जाएगा। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, जी हाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, भाग देने पर 2 आएगा। 4 को 2 से भाग देने पर 2 आएगा। और क्या यहाँ 2 आया, क्या 2 के रूप में व्यक्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा सम। ये क्या हो जाएगा सम। और यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा इसको रफ करेंगे यहाँ से और यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे समझाने के लिए। थोड़ा मार्कर वैसा हो गया, कोई बात नहीं, इंक डाल लेंगे इसमें। a बराबर क्या हो गया बेटा 6q जमा 5। क्या 2 को मना रहा है सर, 5 एक अभाज्य संख्या है, 2 नहीं आता, तो ये क्या हो गया विषम। अब मुझे बताइए विषम कहाँ कहाँ आ रहा है। 5 की बात तो संभव नहीं थी क्योंकि 0 से 5 तक हमारा शेषफल था। 6 कभी नहीं आ सकता। अगर 6 से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या कभी शेषफल में नहीं आती, उससे छोटी आती है हमेशा। तो 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 से छोटा मान आएगा हमेशा। अब देखो विषम कहाँ कहाँ आ रहा है सर, इसमें विषम आया, इसमें विषम आया, विषम है ना, और यहां विषम आया, तो यानी 6q जमा 1। अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, आप चाहो तो धनात्मक, पहले धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक एक ही बात है बेटा। विषम धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में आ सकता है, पहला 6q + 1, 6q + 1 कोमा, दूसरा बेटा 6q + 3, 6q + 3, और तीसरा बेटा 6q + 5, 6q + 5 के रूप में व्यक्त होगा, के रूप में, के यहाँ यही थोड़ा इसको रफ कर देते हैं नीचे से, के रूप में व्यक्त होता है। और हमें यही सिद्ध करना था बेटा। पहले मैंने इतनी सारी भाषाएं इसलिए इतना सारा इसलिए समझाया था जब हमने भाग किया था, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके कि भागफल को क्यों और भागफल को क्यों और भाजक को 6 मानना है। जब तक आपको भाजक को 6 और भागफल को क्यों मानना नहीं आएगा, ये प्रश्न आपको दिक्कत देता रहेगा। इसका ऐसा क्यों हमने किया है, जब मैं आपको प्रश्न संख्या 4 और 5 कराऊंगा तो ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। रटना नहीं है बेटा, इसी वजह से 2 तरीके समझाया था मैंने आपको। सिंपल, जो बच्चे सूत्र की मदद से सीख रहे होंगे कि भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो पहला भाजक दूना भागफल और जमा शेषफल, बेटा वो कहीं हद तक सही थे, पर दूसरा नियम आपको सीखना जरूरी था जब हमने भाग विधि से देखा था, क्योंकि हर बार ये सत्य नहीं होता। जब हम चौथा और 5वां प्रश्न आएंगे तो समझाएंगे। तो रटना नहीं है कि 6 आ गया 6 से भाग देना है, समझना भी है उसको। यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।